To Vyas IS. So in this lecture we will continue our series of PT 365. पॉलिटी PT 365 हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। सेकंड लेक्चर रहेगा, इसमें हम सेकंड सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी PT 365 का। ठीक है। और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एक दो जगह विजन ने मिस्टेक भी की है, वो भी मैं बताऊँगा क्या मिस्टेक हुई है फैक्चुअल। दूसरा, ये सेक्शन थोड़ा सा फैक्चुअल है। ऐसे तो पूरे सेक्शन इसमें फैक्चुअल है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप डायरेक्टली रटने की कोशिश करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर दैम फॉर द लॉन्ग टाइम। तो उसके लिए आई विल ट्राई टू बी मोर लॉजिकल यार। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि आप लोग को चीज़ें समझाते हुए भी जाऊँ डिटेल में, बेसिक से। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर भी नहीं रहेगा, टू द पॉइंट भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है इंटरनल इमरजेंसी। इंटरनल इमरजेंसी का यहाँ पे टॉपिक है, आप सब लोगों ने इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, ये इसलिए न्यूज़ में क्योंकि 2024 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ 50th ईयर सिंस द इम्पोजिशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। 50 साल हो चुके हैं जब इंटरनल इमरजेंसी लागू हुई थी, 25 जून 1975 में। ठीक है, इस कंटेक्स्ट की वजह से ये न्यूज़ में है। अब इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 352 से 360 में है। ठीक है, और इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स में जो सस्पेंशन होता है वो प्रोविज़न लिया गया था जर्मनी से। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होता है, दैट प्रोविज़न वाज टेकन फ्रॉम जर्मनी। नाउ जर्मनी से ही क्यों लिया गया? जर्मनी में ही ऐसा तो है नहीं कि इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। बट जर्मनी वॉज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें ये प्रोविजंस थे। वन ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस जिनमें इन प्रोविजंस को फॉर्मलाइज किया गया और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल स्केल पे भी देखा गया। बाकी सारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनमें भी देखा गया कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फ्लुएंस है। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर अगर फर्स्ट की बात करें तो जर्मनी की जो सिचुएशन थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सिविल अनरेस्ट, ये सब इंडिया के साथ भी हो सकती थी। इंडिया को भी आज़ादी के बाद लगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद लगा कि यार क्रिमिनल राइट्स, बहुत सी चीज़ें, रॉयट्स वगैरह, वॉर्स वगैरह, इंसर्जेंसीज हो सकती हैं। तो इस वजह से हम जर्मनी से ले लेते हैं, तो हमने लिया। और 352 से 360 आर्टिकल में इसके बारे में चीज़ें हैं। नाउ क्या ऑब्जेक्टिव था? ये प्रोविजन लिए ही क्यों गए? जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस थे उनको टैकल करने के लिए, जैसे कि सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखते हुए ये इमरजेंसी की प्रोविजंस लाए गए। ठीक है, 3 तरह की इमरजेंसी होती है, कुछ इसमें नया है नहीं। सालों से आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, तब भी आपने लक्ष्मीकांत में ये अगर पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बेसिक चीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। 3 तरह की इमरजेंसीज होती है, तीनों का आर्टिकल है जो आपको याद रहना चाहिए। तीनों का अपना अपना रीज़न है। नेशनल इमरजेंसी लगेगी जब वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन हो या फिर आर्म्ड रिबेलियन हो इंटरनली। ठीक है, और प्रेसिडेंट का रूल लगेगा जब किसी भी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन की मशीनरी फेल हो जाती है, यानी सरकार काम करना बंद कर देती है। ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है जब देश के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा हो जाता है। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें अभी तो बहुत है जो हम अभी करंट अफेयर्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से डीप में पढ़ना हो तो लक्ष्मीकांत जरूर एक बार पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अप्रूवल की बात करते हैं तो ये जो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है ये बेसिकली अप्रूव एक बार प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया, एक बार प्रेसिडेंट ने हाउस ऑफ पार्लियामेंट को दे दिया तो ये अप्रूव की जानी चाहिए विद इन 1 मंथ ऑफ इट्स इशूएंस। इशू होने के 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो जानी चाहिए, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? यहाँ पे मेजोरिटी पढ़ी होगी ना आपने, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है आपकी? स्पेशल मेजोरिटी में यहाँ पे मतलब है कि जितने लोग हैं, जितनी मेंबरशिप है उस हाउस में, उतने मेंबर्स की मेजोरिटी, यानी 50% से तो ज़्यादा लोग वोट करने चाहिए। जितने लोग मेंबर हैं उनसे ज़्यादा इसमें यस आना चाहिए अप्रूव के लिए। और जितने लोग प्रेजेंट हैं इनमें से भी, मेंबर्स में भी जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं, वोटिंग कर रहे हैं, उनमें एटलीस्ट 2/3 की हाँ होनी चाहिए। तो टोटल मेंबर्स की 50% और जो प्रेजेंट है वहाँ पे 2/3। ठीक है, और मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान अगर लोकसभा आपकी सस्पेंड हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, तो उसके बाद जो प्रोक्लेमेशन था इमरजेंसी का वो 30 दिन तक ही चलता है। जब लोकसभा, नई लोकसभा आती है ना, उसके आने के 30 दिन तक ही ये चलता है। ठीक है, और राज्यसभा को भी इसको अप्रूव कर लेना चाहिए। मीन टाइम माने मतलब ये जो 30 दिन है, अप टू 30 डेज तक का जो पीरियड है, इसमें ये सर्वाइव करेगा। ठीक है, राज्यसभा अगर अप्रूव कर दे तो। ठीक है, समझ में आ गया। और इमरजेंसी 6 महीने तक ये रहती है अप्रूव होने के बाद। 6 महीने
तक आप फिर बढ़ा सकते हो, इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हो, हर 6 महीने कर कैसे बढ़ा सकते हो, और हर बार आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री अप्रूवल हर 6 महीने चाहिए, ये 44th अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट से एक्चुअली में बहुत सी चीज़ें आई थी, बट उससे पहले ये चीज़ समझो कि अप्रूव तो चलो इस प्रोसीजर से हो गया, रिवोक कैसे होता है? रिवोक के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, रिवोक के लिए प्रेसिडेंट खुद एक डिक्लेरेशन करके उसको रिवोक कर सकता है। अब ऐसा क्यों? जब पार्लियामेंट लेके आया था, अप्रूव ही पार्लियामेंट किया था, तो प्रेसिडेंट क्यों कर रहा है? पार्लियामेंट को ही रिवोक करनी चाहिए, बट उसके पीछे रीज़न है। प्रेसिडेंट एक्चुअली में जब प्रोक्लेमेशन को रिवोक माने जब हटा देता है डिक्लेरेशन के थ्रू, तो ये बताता है कि गवर्नमेंट को एक्चुअली में इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि सिचुएशन को जल्दी जल्दी नॉर्मलाइज किया जाए। तो जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, इसके लिए उस प्रोसीजर को शॉर्ट करके इसको हटा के ये कह दिया गया है कि अगर इमरजेंसी हटानी हो तो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है और इमरजेंसी हट जाएगी। अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स यहाँ पे नहीं लिए जाए, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, डिले ना हो प्रोसेस में, और किसी तरह का पॉलिटिकल डेडलॉक ना हो। ठीक है, प्रोसीजरल हर्डल ना हो, आराम से स्मूथ और प्रॉम्प्ट गवर्नेंस रहे और सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, बैक टू अपनी फंक्शनिंग में आ जाए। ठीक है, समझ में आ गए? तो ये चीज़ है। अब 44th अमेंडमेंट से चेंजेस आए हैं, यहाँ पे काफ़ी चेंजेस आए इंटरनल इमरजेंसी में। एक तो ये चेंज आया कि इमरजेंसी को प्रोक्लेम कभी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट तभी प्रोक्लेम कर सकता है, हाउसेज में तभी उसका प्रोक्लेमेशन इशू हो सकता है जब प्रेसिडेंट को कैबिनेट ने रिटर्न एडवाइस में लिख के दिया हो बेसिकली कि इमरजेंसी जो है लगानी है। रिटर्न एडवाइस क्यों? ताकि सबूत रहे, कल को गवर्नमेंट डिनाई कर दे बाद में कि भाई हमने तो कुछ बोला ही नहीं, प्रेसिडेंट से मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो रिटर्न एडवाइस दे कैबिनेट, कोई भी मिसकम्युनिकेशन की आकांड कुछ भी स्कोप ना रहे, एंड प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिटर्न एडवाइस पे काम कर सकें। ठीक है, और इमरजेंसी के दौरान ये भी चेंजेस लाया गया कि इमरजेंसी लगी रहेगी, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इन्फोर्सिबल रहते हैं। लोकसभा का टर्म भी आर्टिकल 83 और 172 से अमेंड करके 6 साल से 5 साल कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे एक एरर है, आर्टिकल 275A रिमूव कर दिया गया इस अमेंडमेंट के द्वारा, ऐसा विजन ने यहाँ पे लिखा है, बट दैट इज आर्टिकल 257 है। ठीक है, इसमें ये पावर दी गई थी एक्चुअली में गवर्नमेंट को इस आर्टिकल के थ्रू कि ऐसी सिचुएशन अगर होती है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर्म फोर्स डिप्लॉय कर सकती है, यूनियन की भी और कोई और फोर्स भी डिप्लॉय कर सकती है। तो थोड़ा ये एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल बन रहा था, इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया गया, आर्टिकल 257A को रिमूव कर दिया गया, जिसमें ये पावर थी इस अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, वैसे कुछ बहुत से स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि आपको अमेंडमेंट याद रहना चाहिए, अमेंडमेंट सारे पता होने चाहिए, सारे नहीं तो एटलीस्ट कुछ ऐसे अमेंडमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 44th अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट्स तो पता होने चाहिए, और रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स हुए वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, ये भी चीज़ लाई गई कि अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ये प्रोविजन भी 44 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ हर बार न्यूज़ में आता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा, ढंग से पढ़ लेते हैं एक बार। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? इसमें MLAs या जो आपके लेजिस्लेचर्स हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, कंडीशंस है कि किस मुद्दे पे किस तरीके से इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे कि डिफेक्शन हम किसे कहते हैं। ठीक है, बट ये आया कब? ये आया था 10th शेड्यूल के अंदर ये आया था। 52 अमेंडमेंट था आपका 1985 का, उसके तहत इसको 10th शेड्यूल में डाला गया। कोई भी क्वेश्चन अगर होता है डिफेक्शन से रिलेटेड, जैसे ये कंडीशन अगर आपने पढ़ी है जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे, तो इन कंडीशन के हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन उस MLA का MP का होगा नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सवाल ये है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही क्यों करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्यों करता है? ऐसी जो मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, जिसमें इट्स ऑल अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेटर, उसको प्रेसिडेंट क्यों नहीं डिसाइड करता है? स्पीकर को क्यों पावर दी गई है ये? क्योंकि सबसे पहली रीज़न तो ये है कि इट्स एक्चुअली इंटरनल प्रोसेस। ये जो स्पीकर आपका या चेयरमैन जो होता है वो हेड होता है लेजिस्लेचर का। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइड करता है,
और डायरेक्टली इंटरनल जो भी मैटर्स होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं। हाउस के अंदर अगर कोई भी डिसिप्लिन का मुद्दा है, इंटीग्रिटी का मुद्दा है, उसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल या मेंटेन करने के लिए कौन है? उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा का है तो स्पीकर, राज्यसभा का है तो चेयरमैन। ठीक है। और अब ये मान के चलो अगर ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट को हम दे देंगे तो प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करता है? वो काम है मिनिस्टर्स की एडवाइस पे करता है। प्रेसिडेंट एक्ट्स अपॉन द एडवाइस ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट, द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। और यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन ही उनकी बात हो रही है। डिस्क्वालिफिकेशन में मिनिस्टर्स की बात हो रही है, एमएलएस की बात हो रही है, लेजिस्लेटर्स की बात हो रही है। ठीक है। तो वही अगर प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे तो वो तो अपने फेवर में डिसीजन ले लेंगे ना। समझ में आ गया? इसलिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है ताकि लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस बनी रहे। और स्पीकर या चेयरमैन जो होता है वो हाउस के जो रूल्स प्रोसीजर्स कंडक्ट होते हैं उनसे फैमिलियर भी होता है, तो उससे वो ढंग से काम कर सकता है। और ऑल इन द वर्ल्ड ग्लोबल प्रेसिडेंट्स भी यही होते हैं, इसी तरीके से काम होता है। तो उनकी पार्लियामेंट्री जो ट्रेडिशंस है वर्ल्ड वाइड, वो ये प्रोविजन उससे कंसिस्टेंट है। ठीक है। तो अब ये सवाल दोबारा नहीं आना चाहिए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, तो ये आप नहीं भूलोगे। दूसरा, ये क्यों ही करता है ये आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन के 4 केसेस हैं यहाँ पे। एक तो मेंबर है जो आपका इलेक्टेड मेंबर है, अगर वो पार्टी की मेंबरशिप वॉलेंटरली छोड़ दे तो, वॉलेंटरली बिना किसी फोर्स के। दूसरा, अगर पार्टी ने उसको कहा इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके से वोट देने के लिए और उससे अलग वोट देता है, या वोट देता ही नहीं है, एब्सटेन कर जाता है, या तो वोट देता है अलग, जो पार्टी ने बोला उससे हट के कहीं वोट देता है, उससे अगेंस्ट में वोट देता है, या वोट देता ही नहीं है जैसा पार्टी ने बोला, और उसको एक्ट को पार्टी ने क्रिटिसाइज नहीं किया 15 दिन के अंदर अंदर, तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर इलेक्शन के बाद कभी भी वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। या कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, आपको पता है ना नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा के, पता है ना आपको? नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो डिस्क्वालीफाई हो, ठीक है। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, एक बार वो सीट मिली उनको, 6 महीने तक का टाइम है, 6 महीने तक वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 6 महीने के बाद उन्होंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। अब 6 मिनट का टाइम क्यों दिया गया है? 6 मिनट का टाइम इसलिए 6 मंथ का 6 महीने बाद, ठीक है। 6 महीने का टाइम क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है ताकि सफिशिएंट टाइम इनको मिल सके सोचने के लिए कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है आइडियोलॉजिकली, और उनको ज्वाइन कर लें। तो 6 मंथ की एक्सपायरी के बाद अगर वो लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट मेंबर को कोई टाइम नहीं दिया गया, तुम इंडिपेंडेंट हो शुरू से तो बाद में भी इंडिपेंडेंट रहो। हाउस में जाने के बाद, इलेक्ट होने के बाद नहीं बोल सकते कि भाई इस पॉलिटिकल पार्टी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, मर्जर हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो भी अगर उस पार्टी के लेजिस्लेटर फेवर में है तो पार्टी का मर्जर हो सकता है दूसरी पार्टी में, ठीक है। और ये भी हमारे प्रोविजन है कि हमारे जो लोकसभा का स्पीकर होता है या राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, वो पार्टी एक बार अगर इस पोजीशन पे आते हैं तो अपनी पार्टी से वो रिज़ाइन कर सकते हैं, उनमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगेगा। और ये मैंडेटरी भी नहीं है कि वो रिज़ाइन करें, ठीक है। ऐसा हमारे देश में नहीं है कि लोकसभा का स्पीकर रिज़ाइन करेगा ही लोकसभा स्पीकर बनने के बाद अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, बट रिज़ाइन कर देता है तो उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं लगता है, ठीक है। उस पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करेगा, ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिस पार्टी, ठीक है। और लेकिन जब पोस्ट छोड़ दे, वो जब पोस्ट हट जाए तो वो रिज्वाइन कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है उस टाइम लिमिट में कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इस डिस्क्वालिफिकेशन केस को डील करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, फाइनल जजमेंट देना पड़ेगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट क्यों नहीं है? उसकी सीधी सीधी वजह है ताकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैस्टी डिसीजंस ना ले। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दोनों पार्टी की आवाज़ देखनी होती है, कैंडिडेट्स की सुननी होती हैं, इवन एविडेंसेस भी चेक करने होते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें देखते हुए ही फिर डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा आता है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। तो जल्दबाजी में डिसीजन ना हो, इसलिए ओरिजिनली टाइम लिमिट नहीं रखा गया। हालांकि कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस ऐसे हुए हैं जिसमें 3 महीने का टाइम बोला हुआ है कि नॉर्मली 3 महीने में आप डिसाइड कर लो केस फाइल होते ही, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन जो है 3 महीने के अंदर अंदर डिसाइड कर लो। अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का कौन सा जजमेंट है ये आपसे नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या एससी ने कभी डिसाइड किया है? बिल्कुल किया है, ठीक है। और क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, केस इनके कोर्ट्स में बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसा की हो तो कोहलो हलन केस में हुआ था, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इट्स सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ओरिजिनली नहीं है, ये ध्यान रखना।
क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि क्या ये सब्जेक्ट है जुडिशियल रिव्यू के अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के अनुसार 10 शेड्यूल के अनुसार क्या 10 शेड्यूल में केसेस का जुडिशियल रिव्यू होगा? नहीं, शेड्यूल के अनुसार नहीं होगा, ठीक है। इट्स द एक्चुअली द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जिसने ये बोला है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना पॉलिटी पढ़ते वक्त कि जो चीज़ है, पहली बात तो वो है या नहीं, अगर है तो किस प्रोविजन में है, वो ओरिजिनली उस आर्टिकल में है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा बोली गई है या ट्रेडिशन है, क्या है, ठीक है। तो उसका सोर्स आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वहीं से ही फंसते हैं, क्वेश्चन वहीं से ही बनते हैं। समझ में आ गया? चलो, अब हमारा जो है वो टॉपिक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि लोकसभा के केस में भी हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करना चाहिए। और फिलहाल हम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक चीज़ है, जिससे हमारे लोकसभा में या स्टेट असेंबली में चुनाव होते हैं ना, वो किस बेसिस पे होते हैं? तक सिलेक्शंस इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इज़ बेस्ड अपॉन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और जो हमारे राज्यसभा में होते हैं, जो आपके प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। अब ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का क्या मतलब है? देखो, ये एक एक्चुअली में एक एनालॉजी है, उसके द्वारा ली गई है। जैसे मान लो हॉर्स रेसिंग होती है, तो उसमें एक फिनिशिंग लाइन होती है। तो कोई हॉर्स रेस अगर लगा रहा है तो बस जो पहली इस लाइन को क्रॉस कर जाएगा वो जीत जाएगा, अब भले ही बाकी के कितने ही पीछे हो। तो ये जो पोस्ट है, ये जो फिनिशिंग लाइन है, इसको कहते हैं पोस्ट। और पहले जो इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी फर्स्ट जो इसको पास्ट कर जाएगा, वो जीत जाएगा, अब भले ही उसके जो साथ में कितने ही पीछे हो। वो होता है सिंपल मेजोरिटी का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। कहने का मतलब है, आप जब वोट देते हो, अगर आप जिसको वोट देते हो उसके 40% वोट आते हैं और दूसरा कोई कैंडिडेट है उसके 30% आते हैं और एक और कैंडिडेट है उसके भी 30% है हाइपोथेटिकली, तो 40% वाला जीत गया ना। भले ही वो हाफ या मेजोरिटी नहीं लाया, उसको मेजोरिटी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा है, तो जिसको जितना ज़्यादा वोट मिलेगा वो इसमें जीत जाता है। यानी जो फिनिशिंग लाइन टच कर देगा उसका काम हो गया यहाँ पे। अब जरूरी नहीं है ना, वही बात मैंने बोली, 50% से ज़्यादा ही हो, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाए उसका काम हो जाएगा। इवन जितने वोट मिले उससे ज़्यादा उसको सीट भी मिल सकती है किसी पार्टी को, ठीक है। पार्टी को हो सकता है वोट कम मिले, जैसे आप देखते हो जनरली जो इलेक्शंस होते हैं उनमें जो बीजेपी गवर्नमेंट है या एनडीए गवर्नमेंट है, उनको 30 से, मुझे रफ आइडिया है, 33% ही टोटल वोट्स मिलते हैं जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। लेकिन सीट्स उनको कितनी मिलती है आपको पता है? उससे 33% से ज़्यादा ही मिलती है। तो क्योंकि वोटिंग वो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में ज़रूरी नहीं है कि उनके जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं वो जीते हो 50% मेजोरिटी ऑफ द वोट्स लेके, बट वो जीत तो गए हैं ना 40% वोट लेके, तो एक सीट तो उनकी फिक्स हो ही गई। ऐसे करते करते बहुत सारी सीट्स उनकी हो जाती है, बट टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम जब काउंट करते हैं तो वो 50% भी नहीं आते, जबकि सीट्स उससे ज़्यादा उनको मिल चुकी है। इंडिया में, यूके में, कनाडा में, यूएस में, सब में है, ठीक है। और एक्चुअली ये सिंपल है समझने के लिए, स्टेबल गवर्नमेंट बनाता है, इसलिए इंडिया में भी ये चल रहा है। बेनिफिट्स और कंसर्न्स ऐसा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। बट ये ध्यान रखना कि माइनॉरिटीज़ का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं हो पाता, क्योंकि किसी भी जगह मेजोरिटी जो होगी वो उस हिसाब से वोट दे देते हैं अपने कैंडिडेट्स को, वो जीत जाता है। सिंपल है, थोड़ा समझना, लोगों को समझाया जा सकता है भाई जो सबसे ज़्यादा वोट लाएगा वो जीत जाएगा। इसमें समझा नहीं पाते क्योंकि इसके अंदर ही 3 तरीके हैं, ठीक है। और इसमें तो क्या होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी होती है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। इसमें तो पूरा देश भी कंस्टिट्यूएंसी हो सकती है, और कंस्टिट्यूएंसी अगर ज़्यादा होती भी है तो बड़ी बड़ी होती है। एक कंस्टिट्यूएंसी से एक बंदा जीतता है जनरली लोकसभा वाले चुनाव में, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। इसमें एक से ज़्यादा भी जीत सकता है, इलेक्ट हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है। और कैंडिडेट, इसमें जो भी वोट होती है कैंडिडेट के लिए होती है, इसमें होती है पार्टी के लिए, पार्टी को देख के वोट किया जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें सीट ज़्यादा मिल सकती है, जितने वोट मिले उससे ज़्यादा सीट मिल सकती है उस पार्टी को, बट इसमें उतनी ही सीट मिलेगी जितना वोट मिला है। ये कौन सी कंट्रीज़ में देख लो, ये इजराइल, नीदरलैंड्स में, ये देख लो। ये कॉम्प्लिकेटेड है ये वाला प्रोसीजर, बट इसमें एक्चुअली में पार्टीज़ का ठीक से रिप्रेजेंटेशन होता है। ज़रूरी नहीं है जिसके वोट कम आए उसको ज़्यादा सीट मिल जाए, जैसे इसमें होता है। इसमें तो जितना वोट मिलेगा उतना आपको सीट मिल जाएगी। अब इसके भी 3 तरीके हैं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है, वोट अभी आप जनरली वोट दे के आते हो, क्या करते हो, आप जाते हो ईवीएम में एक बटन दबा देते हो, एक कैंडिडेट को वोट दे देते हो, वीवीपैट से आपकी पर्ची आ जाती है। इसमें क्या होता है कि आपको रैंक करना होता है, ये हमारे लोकसभा स्टेट असेंबली में नहीं होते। लोग डायरेक्टली इसमें कभी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोट नहीं करते, क्योंकि आप देखते हो जो हमारे प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव है उसमें कॉमन पब्लिक कभी पार्टिसिपेट नहीं करती ना, आपको पता ही होगा ये तो इसमें जो लेजिस्लेटर्स में पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या करते हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में,
इस प्रोपोर्शनल सिस्टम में उनको रैंक कर देते हैं कि भाई हमारी पहली प्रेफरेंस ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी है। फिर उसके बाद का प्रोसीजर होता है वो भी अलग है, बट इसमें जनरली ये होता है, समझ लो, ठीक है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दोनों के चुनाव में काम आता है। लिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि इससे अलग है, इसमें तो कैंडिडेट्स को आप प्रेफरेंस दे रहे हो, इसमें आप पार्टीज़ को वोट करते हो, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को नहीं करते, ठीक है। लिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जिसमें आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ तो आता ही है, साथ में FPTP भी यूज़ में आता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें जब आपके FPTP और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दोनों यूज़ में आता है तो ये मिक्स्ड वाला हो जाता है। बहुत सिंपल है, कुछ गलत तो है नहीं, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब पार्लियामेंट्री कमेटी, ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको बहुत बार रट लिया जाता है, नेगलेक्ट कर दिया जाता है, और कुछ चीज़ें समझने की होती है जो समझता नहीं है, कोई लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, ठीक है। वो मैं समझाऊंगा इसमें आपको अच्छे से ताकि ये याद रहें, ठीक है। समझाऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में, बट एटलीस्ट आपको चीज़ें याद रहें, रीज़न आपको पता हो। एक तो जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी का ये टॉपिक है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, अपने बुक में पढ़ा होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? कमेटी ये वो कमेटी होती है जो हाउस या तो लोकसभा राज्यसभा वो खुद इसको अपॉइंट कर देता है, इलेक्ट कर देता है जो इसके मेंबर्स हैं कि भाई ये मेंबर्स हैं, ये मिलकर कमेटी बनाएंगे, या उसको नॉमिनेट कर देता है स्पीकर, ठीक है। या तो हाउस सिलेक्ट कर सकता है, स्पीकर नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन डायरेक्शन तो स्पीकर की ही रहेगी। किसके अंदर ये काम करेगा, किसको डायरेक्शन किसकी रहेगी? स्पीकर की डायरेक्शन। अब यहाँ पे वर्ड्स पे फोकस करना, डायरेक्शन स्पीकर की रहेगी, लेकिन जो उसकी रिपोर्ट है वो हाउस को भी दी जा सकती है, स्पीकर को भी दी जा सकती है, स्पीकर और या फिर उसके सेक्रेटरीट को भी दी जा सकती है। जैसे लोकसभा की रिपोर्ट है तो लोकसभा में, राज्यसभा की रिपोर्ट है तो राज्यसभा की सेक्रेटरीट को। समझ में आ गया? तो अपॉइंट इलेक्ट हाउस भी कर सकता है, स्पीकर भी कर सकता है। डायरेक्शन किसकी रहेगी? स्पीकर की रहेगी, लेकिन प्रेजेंटेशन रिपोर्ट किसका रहेगा? वो स्पीकर का भी हो सकता है, वो हाउस का भी हो सकता है, और स्पीकर के साथ सेक्रेटरीट भी आप बोल सकते हो, क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर है वो लोकसभा सेक्रेटरीट के उस पर उसके थ्रू डील करता है, राज्यसभा का सेक्रेटरीट और राज्यसभा का चेयरमैन उसके हिसाब से डील करता है। ब्रिटिश से हमने लिया था, ये ब्रिटिश ओरिजिन है, हमारा खुद का कोई इन्वेंशन नहीं है ये, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका ओरिजिन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से इनकी अथॉरिटी आती है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है पार्लियामेंट्री कमिटीज। क्या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज है? क्वेश्चन है बिल्कुल। आर्टिकल 105 और आर्टिकल 118 में इस तरीके से इनका जो है वो अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। एक होती है कैबिनेट कमेटी, वो हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए पार्लियामेंट कमेटी है। पार्लियामेंट्री कमेटी समझ में आ गई क्या है? एक होती है एडहॉक, एक होती है स्टैंडिंग, कुछ होती है टेम्पररी, कुछ होती है परमानेंट। एडहॉक माने टेम्पररी, स्पेसिफिक पर्पज के लिए आ गई, जैसे रेलवे कन्वेंशन कमेटी हो गया, फूड मैनेजमेंट में कमेटी हो गया, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर, या कोई बड़ा टॉपिक भी है तो स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आती है, परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी काम के लिए आती है, जब काम हो गया तब चली जाती है, इनका टास्क जो है हो जाता है तब इनको हटा दिया जाता है, ठीक। स्टैंडिंग कमेटी हमेशा परमानेंट होती है, रेगुलर कमेटी होती है, टाइम टू टाइम बन जाती हैं। अभी स्टैंडिंग कमेटीज़ कौन कौन सी? बहुत सारी है, जैसे यहाँ पे तो चलो फिर भी 3 नाम दे रखे हैं, आपको बुक में से पढ़ने पड़ेंगे टोटल स्टैंडिंग कमेटीज़ एक्चुअली में कौन कौन सी। इंपॉर्टेंट कमेटीज में बता देता हूँ जो हर साल न्यूज़ में रहती हैं, और थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1921 में सेटअप हुई थी, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है। इसमें 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। अच्छा ये ध्यान रखना कि ये मैक्सिमम है, 22 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते, 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7। क्या फंक्शन है इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या खर्चा कर रही है, क्या कमा रही है, उसका पूरा ऑडिट करना, ऑडिट और अकाउंटेंसी का इसका पूरा काम है, ठीक है। एस्टिमेट कमेटी, अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है? इसका काम होता है ये देखना कि एडमिनिस्ट्रेशन में इफ़िशियंसी कैसे आए, और जो पॉलिसी में पैसा अलग अलग स्कीम्स में लगाया जा रहा है वो ढंग से लगाया जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा, जो एस्टिमेट लिए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या है कि इससे लोकसभा में भी राज्यसभा में मेंबर है, एस्टिमेट कमेटी में सिर्फ लोकसभा से 30 मेंबर है, राज्यसभा से क्यों नहीं है? ये आपको याद रखना है, और इसको याद रखना है तो इसके पीछे का कारण आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो एस्टिमेट कमेटी की हम बात करें तो ये आपका डील करती है उस प्रोविज़न से जो पार्लियामेंट से अभी अप्रूव नहीं हुए हैं, अभी एस्टिमेट्स बने हैं, तो ये देखती है कि जो फंड्स या फिर जो भी फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें अप्रूव होने वाली है पार्लियामेंट में वो सही है कि नहीं है। और जब भी फंड्स और फाइनेंस से रिलेटेड बात हो, ये ऑल नो राज्यसभा की बहुत लिमिटेड पावर है। मनी बिल की मैं बात कर लूँ या वोट फॉर ग्रांट्स की बात कर लूँ, राज्यसभा की पावर नहीं है, और राज्यसभा को डील नहीं किया जाता इन चीज़ों में, क्योंकि ये लोकसभा का ही मैटर है। और फाइनेंस की या फंड्स की जब भी बात हो तो लोकसभा के मेंबर्स ही इसमें से फिर 30 मेंबर लिए जा रहे हैं, ठीक है।
अब सवाल यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी तो पैसे से रिलेटेड डील कर रही है, ये भी तो फाइनेंस से डील कर रही है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, बट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक्चुअली में उन पैसे से डील करती है जो ऑलरेडी पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया, जो फंड जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट से अप्रूव हो चुका है, बस अब ऑडिट करने का काम है। अब ये मतलब काम हो चुका, सैंक्शन हो चुका पैसा, अभी बस बता देगी रिव्यू करके ठीक है कि नहीं है, तो उसमें फिर लोकसभा और राज्यसभा आ जाते हैं। बट एस्टिमेट्स कमेटी में अभी अप्रूव होना बाकी है, अभी एक बहुत क्रूशल फंक्शन बाकी है, और मनी फाइनेंस की जब भी बात है तो लोकसभा का रोल यहाँ पे ज़्यादा आ जाता है, हमेशा की तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन में रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट कमेटी में आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये भी कमेटी न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि जो यूनियन होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर हैं हमारे, वो इनके चेयरपर्सन वापस रीइलेक्ट हो गए, चेयरपर्सन बन गए हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे टॉपिक क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 की बात करें, हिंदी और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये आपको पता है, हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इस एक्ट के थ्रू हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, और ये कहा गया है कि हिंदी ऑफिशियल पर्पस के लिए अडॉप्ट की गई है, और जब ये की जा रही है इसके 10 साल बाद, ठीक है, 1963 से 10 साल बाद एक कमेटी भी बन जाएगी। ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद 10 साल बाद एक कमेटी भी बना दो, वो कमेटी ये है, बस वो कमेटी तब से बनती आ रही है, और उसके चेयरमैन इलेक्ट होते आ रहे हैं, जो हर साल होम मिनिस्टर और होम और कॉर्पोरेशन मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा राज्यसभा दोनों से मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। अच्छा, इसका जो इलेक्शन है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी मेंबर्स कैसे इलेक्ट हो रहे हैं ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल क्यों नहीं है? क्योंकि नेशनल लैंग्वेज होना मतलब आप एक कल्चरल सिंबल बना रहे हो, आप पूरे देश पे उसे थोप रहे हो, दैट मीन्स यू आर मेकिंग हिंदी एज अ सिंबल ऑफ द कंट्री। अब वो डोमिनेट हो चुकी है। ठीक है, इसमें केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए है, लॉ ड्राफ्ट करना, कानून बनाना, थोड़ा प्रोसीजर रिलेटेड जो है हिंदी और इंग्लिश उसमें काम आती है। और इस कमेटी आई क्यों? ये कमेटी इसलिए आई, ये देखने के लिए कि हिंदी का ऑफिशियल पर्पस के लिए जो यूज़ है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, और यूनियन के लिए ये ध्यान रखना, यूनियन के यूज़ के लिए, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट कितना, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना यूज़ कर पा रही है हिंदी का, और अपनी रिकमेंडेशन ये प्रेसिडेंट को दे देती है। समझ में आ गया? चलो, प्रिविलेज कमेटी की बात करते हैं। प्रिविलेज कमेटी क्या होती है? प्रिविलेज कमेटी ये देखती है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले हैं, हाउस जो मेंबर्स को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले हैं, वो उनका मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, और वो ढंग से परफॉर्म अपनी फंक्शन ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशल राइट्स और इम्यूनिटीज़ हैं जो दोनों हाउसेस को मिले होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ये चेक करने के लिए कि वो अपने फंक्शन ढंग से करें और एक्चुअली उनके फंक्शन इफिशिएंटली वो कर पाएँ, इसलिए उनको पार्लियामेंट्री कुछ प्रिविलेज मिले हुए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली पढ़ा होगा। ठीक है, अब इसकी जो कमेटी है वो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी जो कमेटी बनी है ना, ये कमेटी राज्यसभा में अलग होती है, लोकसभा में अलग होती है। अभी जो हम कमेटीज़ पढ़ रहे हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमने देखा, या बहुत सारी कमेटीज़ है जो सिंगल होती है, लोकसभा राज्यसभा की मिला के एक इंटीग्रेटेड कमेटी होती है। बट अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी की हम बात करें तो ये कमेटी दोनों में अलग अलग है, राज्यसभा में भी अलग है, लोकसभा में भी अलग है। और क्यों? अब राज्यसभा में देखा जाए तो 10 मेंबर होते हैं, लोकसभा में देखा जाए तो 15 मेंबर होते हैं। मेंबर्स तो चलो ठीक है अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में डेफिनेटली मेंबर ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से मेंबर्स लोकसभा से ज़्यादा लिए गए। अलग अलग क्यों, इंटीग्रेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा एक तो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं जब हम बात करते हैं रूल्स की, प्रिविलेजेस की, और ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब हम बाकी कमिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें वो मुद्दे वो देखते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जो कॉमन मुद्दा है, जो लोकसभा में राज्यसभा दोनों एमपीज़ के लिए कंसर्न्ड हैं। लेकिन अगर कहीं किसी भी हाउस में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ब्रीच होती हैं, डिसिप्लिन नहीं होता है, तो वो उस हाउस का पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस प्रिविलेजेस आर टाइड टू यूनिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच हाउस। कंबाइंड कमेटी नहीं कर पाएगी फिर, क्योंकि हाउस के दोनों हाउस के रूल्स अलग अलग हैं ना, दोनों अलग अलग रूल्स होते हैं। तो कोई भी हाउस में मिसकंडक्ट हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो रही है, कंटेम्प्ट हो रहा है, तो एक कमेटी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज दोनों में अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। समझ में आ गया? चलो, अब कैबिनेट कमेटीज़ की बात कर लेते हैं। कैबिनेट कमेटीज़ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जैसे आर्टिकल में कहीं मेंशन नहीं है इनका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 में ये होती हैं। इनका काम होता है ओवरऑल कैबिनेट को असिस्ट करना। ठीक है, अलग अलग कमेटीज़ होती हैं,
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, ऐसे ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है। और पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी भी होती है एक, जो होम मिनिस्टर चेयर करता है। ये पता होना चाहिए आपको कि प्राइम मिनिस्टर कौन सी चेयर करता है, होम मिनिस्टर कौन सी चेयर करता है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी होम मिनिस्टर चेयर करता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी इंटरनल फंक्शनिंग से डील करती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी ये देखती है कि जो गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर है उसका रिलेशन आपस में ठीक रहे। तो इंटरनल चीज़ है, इंटरनल गवर्नेंस है, तो ये होम मिनिस्टर के अंदर ही डोमेन में आती हैं। ठीक है, बाकी तीनों मुद्दे जो हैं वो प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, वो प्राइम मिनिस्टर डील कर लेता है। ठीक है, कैबिनेट कमेटीज़ में यूजुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और कैबिनेट मिनिस्टर ही हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि नॉन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं हो सकते। ठीक है, हमेशा से कैबिनेट मिनिस्टर ही रहे हैं, बट नॉन कैबिनेट मिनिस्टर भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक है सेक्रेटरीट। बहुत ईजी टॉपिक है। देखो, लोकसभा राज्यसभा दोनों को काम करने के लिए सेक्रेटरीट चाहिए, स्टाफ चाहिए। वो स्टाफ कहाँ काम करता है? सेक्रेटरीट होता है इनका पूरा। आर्टिकल 98 में सेक्रेटरीट है। उसमें ये पावर दी गई है आर्टिकल 98 में कि पार्लियामेंट अपना सेक्रेटरीट सेटअप कर सकता है। वहाँ जो लोग अपॉइंट होंगे उसका रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस से डिसाइड कर सकता है। हालांकि ऐसा कोई लॉ नहीं आया, फिर भी सेक्रेटरीट हैं। लोकसभा का सेक्रेटरीट अलग है, राज्यसभा का अलग है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्रोविजन है कि कुछ पोस्ट दोनों हाउसेस के लिए कॉमन भी हो सकती है। सेक्रेटरीट अलग अलग हो, पोस्ट भी अलग अलग हो तो कोई बात नहीं, कुछ पोस्ट आप कॉमन बना सकते हो। ठीक है, और पहले जो सेक्रेटरीट था, राज्यसभा का जो सेक्रेटरीट था उसको कहते थे काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट, लोकसभा वाले को कहते थे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट। ठीक है, बाद में नाम चेंज हो गया, राज्यसभा वाले को राज्यसभा सेक्रेटरीट हो गया, लोकसभा का लोकसभा सेक्रेटरीट हो गया। अलग अलग तरीके से काम करते हैं। टोटल सेक्रेटरीट जो है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, वर्बेटिम, रिपोर्टिंग सर्विसेज। ठीक है, 10 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और पूरी डायरेक्शन किसकी होती है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की। लोकसभा का सेक्रेटरी लोकसभा के स्पीकर के अंडर काम करता है, मतलब डायरेक्शन स्पीकर की होती है। हेड तो सेक्रेटरी जनरल ही करता है, हेड सेक्रेटरी जनरल ही करेगा, लेकिन डायरेक्शन किसकी होती है? वो होती है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर में, उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर में। ठीक है, और क्लास 1 या क्लास 2 की अगर आपको पोस्ट क्रिएट करनी है अपने सेक्रेटरीट में, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक बार कंसल्ट करना पड़ता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यहाँ पे आप ध्यान रखना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री है। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही क्यों है? मतलब लोकसभा सेक्रेटरीट है, राज्यसभा सेक्रेटरीट है, ये तो लेजिस्लेटिव मुद्दे हैं। इसमें अगर क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट बनानी है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से क्यों कंसल्ट करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्यों आया, इसके पीछे का रीज़न सोचो और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी के रैंक के बराबर होती है उनकी रैंक। ठीक है, यही हेड करते हैं सेक्रेटरीट्स को। रैंक ध्यान रखना कैबिनेट सेक्रेटरी की जितनी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है मैं बताऊंगा, अभी आगे टॉपिक भी है। रैंक उसके बराबर होती है, लेकिन जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी 11th पोजीशन पे है, और जो सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी है आपके सेक्रेटरी जनरल, वो आपके 23rd पोजीशन पे है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आप ध्यान रखना है, सेक्रेटरी जनरल रैंक में कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर हैं, लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में नहीं है। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? सेक्रेटरियल फंक्शन है, अलग अलग सर्विसेज हैं, सैलरी वगैरह देखना, हाउस के जो भी मेंबर्स हैं, अलाउंसेज हैं। और सेक्रेटरी जनरल एक्चुअली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हेल्प भी करते हैं, एड भी करते हैं, एडवाइस भी करते हैं, डे टू डे प्रोसीडिंग देखना, रिसर्च रिपोर्ट और काफ़ी चीज़ें होती हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे बोली और वही बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, जो अब तक मैं बोल रहा हूँ वो इसी से रिलेटेड है। दोनों अपने अपने रूल्स होते हैं, दोनों के अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, और दोनों अपने अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अंडर काम करते हैं। कॉमन पोस्ट हो सकती है, क्लास 1 क्लास 2 की पोस्ट बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कंसल्ट करना पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैबिनेट सेक्रेटरी की बात कर लेते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो होती है कैबिनेट की, जो अभी हमने कैबिनेट कमेटी पढ़ा ना ऊपर, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी हमने पढ़ी थी जो प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहा है, वो ही कैबिनेट सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, क्योंकि वो कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में अपॉइंट करती है पर्सन्स को। ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी है 2 ईयर टेन्योर के लिए अभी नए अपॉइंट हुए हैं, टीवी सोमनाथन। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम देखते हैं कैबिनेट का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1961 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स 1960, जो आपके दो अलग अलग रूल्स हैं, एलोकेशन ऑफ बिजनेस और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, उसके अंदर ही देखते हैं। मिनिस्ट्री में आपस में कोऑर्डिनेशन हो, डिफरेंसेस नहीं हो। जैसे आप देखते हैं कई बार इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री हो गया या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो गया, दोनों में बनती नहीं है। ट्रांसपोर्ट वाली कहती है मैं रोड बनाऊँ, इन्वायरमेंट वाली कहती है नहीं रोड आप यहाँ से नहीं बना सकते, यहाँ पे पेड़ काटने पड़ेंगे। दोनों में नहीं बनती। दोनों में बने इंटर डिपार्टमेंटल इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन हो,
मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में डिफरेंसेस ना रहे, वो काम ये कैबिनेट सेक्रेटरी का है। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी सिविल सर्विसेज बोर्ड का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होता है। ठीक है, वर्किंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, वर्किंग डिपार्टमेंट्स के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, और कैबिनेट सेक्रेटरी को रिगार्ड किया जाता है एज ए प्राइमस इंटर पैरिस के तौर पे। प्राइमस इंटर पैरिस का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स। देखो, यूनियन गवर्नमेंट में बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एक सेक्रेटरी ही है। हालांकि जितने सेक्रेटरीज हैं उनमें कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसा नहीं है कि सीनियर हो गया या उनका हेड हो गया, लेकिन फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल है, यानी सब बराबर ही हैं, इक्वल है। लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो सेक्रेटरीज में तो फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी है। ठीक है, इक्वल ही है सारी चीज़ों में, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल है। फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल एक फ्रेज़ है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि रूलिंग फैमिली में मोनार्क जो होती है वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स है, बस वही बात है। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 86 और 87 दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे। आर्टिकल 86 ये कहता है कि प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस को, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी जो हाउस है लोकसभा या फिर राज्यसभा, या दोनों को एड्रेस कर सकता है कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के मुद्दे पे। लेकिन आर्टिकल 86 के अंदर कभी प्रेसिडेंट ने इस तरह का एड्रेस नहीं किया। बहुत ऐसा कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का मुद्दा नहीं बना जब प्रेसिडेंट खुद एड्रेस करने आ रहा है। ठीक है, आर्टिकल 87 के अंदर और प्रोविज़न है कि जब नया साल होगा, हर नया साल का पहला सेशन या हर इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा, तो दोनों हाउसेस को साथ में एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट। ये होता है, बट 86 वाला नहीं होता, नेशनल इंपॉर्टेंस वाला। ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक आई नहीं है। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले हर सेशन का ही था। ठीक है, जब भी कोई सेशन होगा वो उसमें प्रेसिडेंट आएगा और एड्रेस करेगा। लेकिन अब ये हो गया कि साल का जब पहला सेशन होगा तब भी आप करोगे, या चुनाव के बाद का पहला सेशन होगा वही करोगे। हर सेशन, साल में जो 3 सेशन होते हैं वो हर सेशन में आप नहीं करोगे, साल के बाद जो पहला सेशन होगा वो, और हर चुनाव के बाद जो होगा वो। ठीक है, तो ये अभी करंट प्रोविजन है, ये आपको याद रखना है। लास्ट टॉपिक है हमारा ओथ, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की ओथ की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, ओथ आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट की ओथ क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर की, मिनिस्टर्स की ओथ क्या होती है ओवरऑल, क्योंकि ओथ पे क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, चांसेस ज़्यादा है कि आ जाएं। ठीक है, आर्टिकल 99 डील करता है एमपीज़ के ओथ से रिलेटेड, और एमपी किसके सामने ओथ लेते हैं, प्रेसिडेंट के सामने, या प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करे उसके सामने भी ले सकते हैं। 3rd शेड्यूल में है ओथ के बारे में, शेड्यूल्स पता है ना आपको। ठीक है, ओथ किसी भी लैंग्वेज में लिए जा सकते हैं, इंग्लिश में भी लिए जा सकते हैं, जो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है उनमें से भी लिए जा सकते हैं। कोई भी प्रेसिडेंट हाउस में नहीं बैठ सकता बिना ओथ लिए। हालांकि एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि जो आप एक्सेप्शन पढ़ते हो ना कि कोई भी इंडिविजुअल मिनिस्टर बन सकता है बिना पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए, लेकिन प्रोविज़न है एक कि उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। कितने महीने बाद, कमेंट बॉक्स में करके बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ। पढ़ा है ना आपने, लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ी है, मुझे बताओ कितने महीने बाद उसको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। क्या प्रोविज़न है इसमें? तो बिना चुनाव लड़े कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर तो बन सकता है और प्रोसीडिंग में भाग भी ले सकता है। ठीक है, हालांकि उसको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन वो प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है। और मिनिस्टर नहीं बना तो ओथ तो लिया नहीं होगा अब तक, तो ओथ लेनी पड़ती है। अगर आप मेंबर हो, चुनाव जीत चुके हो, नहीं लोगे तो पेनल्टी है। बट इस केस में जब वो मिनिस्टर बना ही नहीं, मतलब सॉरी मिनिस्टर बन गया है लेकिन इलेक्ट हुआ ही नहीं, तो वो ओथ नहीं लेगा तो चल जाएगा। इलेक्ट हो गया तो ओथ लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये था हमारा दूसरा सेक्शन जो हमने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब 3rd लेक्चर जल्दी आ जाएगा जिसमें बाकी चीज़ें भी हम समझ लेंगे। थैंक यू सो मच।